हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट यानी कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत एटम के बारे में पढ़ा था, जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी। कई सारे उसके पोस्टुलेट्स थे, कई सारे उसके फेलियर भी थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर जो था उसका पहला ही पोस्टुलेट जो कि कहता था कि जो एटम है वो इंडिविजुअल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और वही उसकी आगे फेलियर बना, एटम जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और जिसमें डिवाइड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आप सभी ने नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और इनकी जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से, कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहाँ प्रोटॉन प्रेजेंट है, कहाँ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से वो अरेंज किए गए हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि इन सबको पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें एटम का स्ट्रक्चर देखने की जरूरत पड़ी। उसके लिए सबसे पहली चीज देखो क्या होती है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है या कोई भी रिसर्च होती है, उससे पहले एक क्यूरियोसिटी आती है साइंटिस्ट के माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो क्यूरियोसिटी जो थी वो क्या थी साइंटिस्ट के माइंड में, कि सभी एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से मिलकर के बने हैं, ठीक है, बट कोई अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कोई एलिमेंट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, सब कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है। तो ऐसा क्यों है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए उन सभी ने क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर को जानना चाहा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या चीजें उसके अंदर प्रेजेंट है, वो सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज जो हम इसमें देखते हैं वो क्या है, डाल्टन का जो पहला पोस्टुलेट था जो बोलता था कि एटम इंडिविजिबल होता है, बट एटम इंडिविजिबल नहीं है, दैट इज डिविजिबल। और जो हमारा एटम है, एटम को हम डिवाइड करते हैं किसमें, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, एटम इज डिविजिबल और एटम को जो है हम डिवाइड करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास तीन हैं। कौन कौन से, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेनली जो हम पढ़ते हैं वो ये तीन हैं। कौन कौन से, एक तो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है हमारे पास प्रोटॉन्स, एंड तीसरा जो है वो होता है हमारे पास न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को टी से और न्यूट्रॉन को एन से। ठीक है, और इन सभी की जो डिस्कवरी हुई वो कैसे हुई, एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे। जो आप थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ा होगा आपने 8th-9th क्लास में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई, उसी को हम थोड़ा सा देखेंगे आगे। वैसे तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बट स्टिल आपकी नॉलेज जो बेसिक है वो ये स्ट्रॉन्ग करती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, प्रोटॉन कहाँ से आया, न्यूट्रॉन कहाँ से आया, कैसे बनी ये सारी चीजें, कैसे इनकी खोज हुई। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्कवर होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक यही बनेगा आपका इस चैप्टर का, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्कवर हुए, इस डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट यूज किया गया उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो था, क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या इसका सेटअप था, तो हम देख लेते हैं। देखो इसका जो सेटअप था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का कुछ इस तरीके से था। इसमें क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी कुछ इस तरीके की, इस डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पर एक आउटलेट बनाया गया था। ठीक है, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड ली गई थी जिसको कनेक्ट किया गया था एक बैटरी से। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके का सेटअप था हमारा फॉर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो देखेंगे इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किस तरीके से काम करता है और कैसे इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो दो यहाँ पर हमने मेटल की रॉड ली। मेटल की रॉड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं।
ठीक है, मेटल की रोड जिसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोड होती है, पहली बात तो इलेक्ट्रोड क्या चीज है, वो मेटल की रोड जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए, उसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड जो है वो दो तरीके की होती है, एक एनोड और एक होती है हमारे पास कैथोड। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रोड जिसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं आप जानते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट की जाती है इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड, यानी कि वो इलेक्ट्रोड जिसपे नेगेटिव चार्ज है। और जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं जी एनोड। बोलो बात समझ में आ रही है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो कि 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पर जो एक हमने आउटलेट बनाया है ये क्या है, ये होता है एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का क्या काम है, और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको हमने खाली नहीं लिया, इसके अंदर एक गैस ली है। ठीक है, गैस प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ये जो वैक्यूम पंप है ये क्या करता है, अंदर वाली गैस जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसके प्रेशर को कम करता है। ठीक है, तो वैक्यूम पंप यहाँ पर किस लिए लगाया गया है, दिस इज यूज फॉर टू रिड्यूस प्रेशर। नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पर हम इस प्रेशर नहीं रखते, इसका प्रेशर जो है वो कम कर देते हैं बाय द यूज ऑफ दिस वैक्यूम पंप। ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो ये है, दो यहाँ पर हमने मेटल की इलेक्ट्रोड्स लगा दी, ठीक, उन दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या कोई मीडियम है, यहाँ पर ना तो कोई सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, या कोई मेटल हो इसके बीच में जो इन दोनों को कनेक्ट करवाए, वो भी नहीं है, या कोई लिक्विड हो जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, वो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाए। अब यहां से बैटरी से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज आप दे रहे हो, बट स्टिल इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एयर है या कोई गैस है, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है वो नहीं करेगी, चाहे आप जितनी मर्जी हाई वोल्टेज ले लीजिए। ठीक है, तो किया क्या गया, यहाँ पर जो वैक्यूम पंप हमने लगाया है ये क्या करती है, इनिशियली जो यहाँ पर एयर थी वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर थी, यानी नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके ऊपर थी। बट हमने क्या किया, वैक्यूम पंप से यहाँ पर हमने प्रेशर को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट किया। मान लेते हैं पहले जो प्रेशर हमने किया डिक्रीज, वो कर दिया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको हमने डिक्रीज किया, तो डिक्रीज करते ही हमने क्या देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये ग्लो करना स्टार्ट कर। ठीक है, और ग्लो करना स्टार्ट करेगी, और जैसे जैसे और डिक्रीज करते चले जाओगे, मान लो आपने यहाँ पर 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लिया, तो वहां पर हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या देखा हमने, ये जो एनोड है इस एनोड को हमने क्या किया, परफोरेटेड बना दिया। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें छेद होते हैं। ठीक है, और इस परफोरेटेड एनोड के जस्ट बिहाइंड यहां पर इस जगह पर हमने एक मटेरियल लगा दिया। क्या मटेरियल लगाया, यहां पर हमने जिंक सल्फाइड। ये जो जिंक सल्फाइड होता है दिस इज फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल किसे बोलते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, जिस पर अगर आकर के कोई चीज टकराती है तो वो ग्लो करता है। ठीक है, उसे हम फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं। अब देखो हुआ क्या, जब हमने प्रेशर जो था उसको रिड्यूस कर दिया अप टू 10⁻⁻6 एटमॉस्फेयर, और बड़ी हाई वोल्टेज हमने यहाँ पर लगाई, तो हमने एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर जो हमने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया है यहाँ पर हमें ग्लो दिखाई दिया, यानी कि ये चमकने लग गया। फ्लोरोसेंट मटेरियल कब चमकता है, जब कोई चीज आकर के उससे टकराती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज पता लगी कि कोई चीज आई है जो यहाँ पर टकराई है, और वो चीज कहां से आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव इलेक्ट्रोड से यहाँ से जनरेट हुई, और
कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती हुई इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आई और इसके जो छेद थे बीच में परफोरेटेड उससे पास होकर के वहां जाकर के टकराती है और ग्लो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कैथोड रेज जो है ट्रेवल करती हैं फ्रॉम इन्हीं रेज को, जो यहाँ पर ये जो रेज जा रही हैं यहाँ पर टकरा रही हैं जाकर के एक कैथोड से जनरेट हो रही हैं, इसलिए इन रेज को जो है हमने नाम दे दिया दैट इज कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज को नाम दिया और इन्हीं कैथोड रेज को लेटर नाम दिया गया नेगाट्रॉन्स। ठीक है, और नेगाट्रॉन्स के बाद फिर इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया और इसको नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये जो रेस थी ये नन अदर देन क्या थी, ये इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि ट्रेवल कर रहे थे कैथोड से एनोड की। ठीक है, और इन कैथोड रेस की अगर हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन कैथोड रेस की, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है कि जो हमारी कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, हमें कैसे पता चला, हमें ये ऐसे पता चला इन जो कैथोड रेज यहाँ पर ट्रेवल कर रही है, हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लो ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, और कैथोड रे जब जाकर के इसे टकराई तो बिल्कुल इसी तरीके की एक परछाई जस्ट इसके पीछे बन गई, यानी कि शार्प शेडो इसने बना दी। अब देखो जो नॉर्मल लाइट होती है, नॉर्मल लाइट के आगे अगर जाकर के हम खड़े हो जाएं तो उसके पीछे बिल्कुल शार्प जो है शेडो हमारी बन जाती है। वो कैसे बनती है, क्योंकि लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती है, बिल्कुल सीधी जाएगी। जो चीज जो रे बिल्कुल सीधी ट्रेवल करेगी वही शार्प शेडो बना सकती है। तो हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट ला करके रख दिया तो उसकी शार्प शेडो बन रही थी, जिससे प्रूव हुआ कि जो हमारी कैथोड रेज है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारी कैथोड रेज हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये कैसे पता चला, देखो वो तो आप जनरल इससे भी पता लगा सकते हो कि कोई चीज अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही है तो अपोजिट चार्ज होगा, तभी वो उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो एक तो यहां से भी हमें पता लग जाता है, आइडिया तो यहीं से लग गया कि जो कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आइडिया लगा, बट स्टिल प्रूफ करने की जरूरत होती है। तो प्रूफ कैसे करा हमने इसको, प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक इस दोनों जो ये हमारी ट्यूब है इसके दोनों तरफ हमने क्या किया, मैग्नेट लगा दिया, या आप बोल सकते हो कोई इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, कोई इलेक्ट्रोड लगा दिया, मैग्नेट मान लो, चलो मैग्नेट मान लिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये जो कैथोड रे है, कैथोड रे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो गई तो उसी से हमें पता लग गया कि जो हमारी कैथोड रेज है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक जो है इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, वहीं पर हमारी जो कैथोड रे है वो डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, जिससे हमें पता लग गया कि जो हमारी कैथोड रेज हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ये होगी एक और प्रॉपर्टीज की, कैथोड रेज जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैथोड रेज जो होती हैं ये मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई होती है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पार्टिकल ये कैसे पता लगा, देखो क्या होता है, अगर जैसे हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा था इसके बीच में, इस ऑब्जेक्ट की बजाय अगर हम यहाँ पर एक व्हील लगा लेते हैं, ये क्या किया हमने यहाँ पर एक व्हील लगा दिया, मतलब कि ये जो है एक व्हील है जो बिल्कुल इसके बीच में अटैच है। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि कैथोड रे आकर के इससे टकरा रही है और ये व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है।
ठीक है। तो व्हील रोटेट कब करेगा, कैसे करेगा, जब कोई हैवी चीज यानी कुछ उसका मास होगा जो आकर के उससे टकराएगा तभी वो उसको घुमा पाएगा, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होगा तभी वो उस व्हील को रोटेट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी रेज की वो क्या हो जाती है कि दीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है। तो मेनली आपको यही 2-3 प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या पढ़ी इसको आप ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज इसको मैं रेज नहीं करूंगा, यही साइड में लिख रहा हूं, बाकी का रेज। यहां देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, उसका प्रूफ हमने दे दिया, बीच में जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसकी शार्प शेडो बना दी। ठीक है। दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको भी हमने प्रूफ कर लिया। यहाँ पर एक प्लेट लगा करके जिसमें पॉजिटिव चार्ज था उस तरफ हमारी कैथोड रे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज है इस पे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ठीक है। कुछ पार्टिकल है जिससे ये बनी है और वो पार्टिकल ये हमने कैसे प्रूव किया कि बीच में एक रोटेटिंग पैडल लगा दिया जिसकी जो इसको इसने रोटेट करवा दिया, और वो रोटेट तभी हो सकता है जब इसके ऊपर कुछ आकर के टकराएगा तो उसको वो घुमाएगा। ठीक है। तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। ये तो है हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होती है बाय द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और जो हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम सेटअप है, सब कुछ सेम है, कुछ फर्क नहीं है। बस ये कैथोड से जनरेट हो रही थी, वो जो है वो एनोड से जनरेट होगी, बस थोड़ा उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, अब एक तो चीज हमने देखी कि कैथोड से जो रेज जनरेट हो रही थी वो एनोड की तरफ मूव कर रही थी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, जिसे हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट। देखो सारा का सारा जो सेटअप है वो बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। हमने क्या चीज करी, बस इसमें थोड़ा सा रिवर्स कर दिया इसको। क्या रिवर्स करा कि जो हमारी एनोड है यहाँ पर सेटअप बिल्कुल सेम रहेगा, वोल्टेज वही रहेगी 10,000 वोल्ट, प्रेशर वही रहेगा लो, काफी लो प्रेशर रखेंगे इसमें। और हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, अब इसके अंदर हमने क्या किया, जो परफोरेटेड थी उस कैथोड परफोरेटेड ले ली और यहाँ पर जो है जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। अगर हम इस कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड लगा देते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर भी ग्लो दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो ये ग्लो कैसे हो सकता है कि कुछ रेज यहां से चली हैं जो कि इसको पार करते हुए यहाँ पर टकराई हैं और जिसकी वजह से ग्लो देखने को मिले। ठीक है। तो जो रेज एनोड से जनरेट हो रही हैं, जो रेज एनोड से जनरेट हो रही हैं, एनोड यानी कि जिसपे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो रेज एनोड से जनरेट होंगी उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एनोड रे बोलेंगे। और यही एनोड रेज नन अदर देन ये क्या होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही सेम प्रॉपर्टीज इस पे होंगी, बस जो पहली प्रॉपर्टी जैसे हमने पढ़ी थी, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एनोड रे भी सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैथोड रे जो थी मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई थी, एनोड रे भी मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई होती है। बट जो एक डिफरेंस है दोनों में, बहुत मेजर डिफरेंस, वो क्या है कि कैथोड रे
जो थी उस पर नेगेटिव चार्ज था और जो एनोड रे होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखा है पॉजिटिव चार्ज, ये हमने कैसे प्रूव किया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई थी, एक पॉजिटिव चार्ज वाली और एक नेगेटिव चार्ज वाली। एनोड रे को हमने क्या देखा कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो कि प्रूव करती है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो एनोड रे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सब कुछ सेटअप बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों पे जो चार्ज होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, कितना चार्ज होता है, कितना इनका मास होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उन दोनों की डिस्कवरी देख ली, जो प्रॉपर्टीज इसकी हैं बस यही सेम एनोड की है, एनोड रेज की। बस उसमें एक चीज देख लीजिएगा कि एनोड के ऊपर जो एनोड रेज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके लिए कोई ऐसा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ऐसे ही किया गया जैसे इन दोनों के लिए था, तो इनसे मिलता जुलता नहीं था, अलग था। अब देखो न्यूट्रॉन्स का जो आइडिया आया साइंटिस्ट को, वो कैसे आया कि भाई एक चीज और भी हो सकती है, वो कैसे आया उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर मास देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। सबसे पहले तो अगर उनपे मैं चार्ज की बात करूं, इसको भी न्यूट्रॉन थोड़ा होल्ड पे रखिए, एक बार इसको हम थोड़ा सा इसको ये और डिस्कस कर लेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना कितना होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे हमने क्या बोला कि नेगेटिव चार्ज है, कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, फिर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वल चार्ज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। और अगर हम बात करें इसके मास की, तो ये तो हो गया चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। अगर बात करें इनके मास की, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻20। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इसके मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी कि इतना कम है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन होते हैं 1.6 इंटू 10⁻28 kg जो इसका मास है, इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का आइडिया जो था साइंटिस्ट के माइंड में, वो कैसे आया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो क्या था, जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर आप सभी को मालूम है 6 होता है, और उसका मास नंबर क्या होता है 12 होता है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा पढ़ा 9th क्लास में कि कार्बन के यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पर मास नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, कार्बन के अंदर हमें मालूम है कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 6 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के मास को हमने कर दिया नेग्लेक्ट। यहां पर प्रेजेंट है प्रोटॉन, जिसको हम 1 यूनिट मान करके चल रहे हैं, यानी कि कार्बन का मास कितना होगा 6 यूनिट होना चाहिए था, बट इसका मास होता कितना है 12 यूनिट। तो यहां से एक ये चीज भी आप मान सकते हो कि यहां से आइडिया लग गया साइंटिस्ट को कि कुछ ना कुछ एटम के अंदर जरूर और भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उस एटम का मास है और उसका जितना मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के ही इक्वल होता है। अब देखो कैसे इसको डिस्कवर कैसे किया गया, क्या एक्सपेरिमेंट। यहां से तो हमें सिर्फ इतना पता लगा कि कार्बन के अंदर कुछ ना कुछ और भी प्रेजेंट है, जिसके कारण इसका मास 12 यूनिट होता है, अदरवाइज इसका मास 6 यूनिट होता है। ठीक है, अब देखो वो कैसे पता चला।
इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, बेरिलियम एटम लिया, ठीक है, और बेरिलियम एटम के ऊपर हमने क्या किया, अल्फा रे स्ट्राइक कर। अल्फा रे क्या होती है, अल्फा रे आदि हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। अल्फा रे का मतलब क्या है, मूविंग हीलियम, हीलियम जो है वो मूव कर रहा है, और हमें मालूम है हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर क्या होता है 4, ठीक है। हमने एक चीज पढ़ी है बेसिक सी 9th या 10th क्लास में कि जितना एटॉमिक नंबर होता है मतलब उसके अंदर उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। क्या चीज कि यहां पर अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इसके पास कितने हैं, 2, ठीक है। और बेरिलियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर क्या होता है 9, ठीक है। हमने क्या किया, अल्फा रे यानी कि हीलियम न्यूक्लियस जब बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक करवाए तो क्या बना, इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हमारे पास एक नया एटम तैयार हो गया जो कि कौन सा था, दैट वाज कार्बन, ठीक है। वो कैसे हुआ, बेरिलियम 4 प्रोटॉन्स थे, इसके पास 4 प्रोटॉन थे, और हीलियम के पास 2 प्रोटॉन थे, 4 + 2 6, जितने प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर, ये आपने पढ़ा है। तो कार्बन बन गया, और कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है 12। अब देखो यही चीज यहां पर सीखने वाली है कि बेरिलियम का जो मास है वो कितना है 9 है, दोनों के प्रोटॉन तो हमने ऐड कर दिए 4 + 2 6, बट अगर मास देखें तो इसका 9 है, इसका 4 है, होना कितना चाहिए था, इसका 13 होना चाहिए था, बट कितना है 12 है। तो साथ में एक और चीज भी बनी जिसके पास प्रोटॉन तो नहीं थे, प्रोटॉन तो जिसके पास 0 थे, बट उसका एक मास था, ठीक है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की कि जब अल्फा रे स्ट्राइक कराई गई बेरिलियम के ऊपर तो कार्बन बना, यहां पर क्या था 4 + 2, प्रोटॉन तो हमने जोड़ दिए 6 बना दिया, और मास जो था वो 13 होना चाहिए था, बट 13 नहीं 12 बना। और एक चीज और यहां पर हमें देखने को मिली, वो क्या थी, न्यूट्रॉन थी, जिसका मास एग्जैक्टली सेम था जितना प्रोटॉन का होता है, दैट वाज 1.6 × 10⁻28 kg, ठीक है। उसे भी हम 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही बोलते हैं, 1 यूनिट मास ही बोलते हैं, ठीक है। और यही चीज बोरॉन के ऊपर भी करवाई गई। बोरॉन जो था, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, हमने क्या किया, यही सेम अल्फा रे स्ट्राइक करवाई इस बोरॉन के ऊपर जिसका मास होता है 11, ठीक है। हीलियम अल्फा रे मतलब वही हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। जब ये बोरॉन के ऊपर स्ट्राइक हुआ तो यहां पर हमारे पास क्या बनता है, 5 + 2 क्या बन जाएगा, 7 एटॉमिक नंबर वाला कौन होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, जिसका मास कितना होता है 14। और यहां पर देखो इसका मास था 11, इसका था 4, 11 + 4 15, बट यहाँ 15 नहीं है, तो एक और चीज यहाँ पर जनरेट होगी जो कि क्या थी, न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसका मास सेम था प्रोटॉन के मास, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगा कि जितने ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो हमारा नाइट्रोजन है, यहां से हमें एक चीज पता लगी कि इस नाइट्रोजन के अंदर जो है 7, जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है ही है, साथ में उतने ही इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका मास है। तो तीसरी चीज जो हमारे एटम के अंदर है जिसकी वजह से एटम का मास होता है, वो तीसरी चीज क्या हो जाती है, नन अदर देन न्यूट्रॉन, जिसपे चार्ज कुछ नहीं होता, जो कि न्यूट्रल होती है, वो हमारा न्यूट्रॉन है, और जिसका मास अप्रोक्सीमेटली सेम होता है किसके मास के, प्रोटॉन के मास, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से डिस्कवर हुए हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो कि आपने पढ़ा है 9th क्लास में, बट स्टिल उसको हम दोबारा देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल।